इंडिया अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन करने जा रहा है। करीब 3.25 लाख करोड़ लगाकर हम फ्रांस से 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने वाले हैं। अभी जून 2026 में सरकार ने इसका ऑफिशियल लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेज दिया है और इस डील की सबसे बड़ी शर्त है कि इसमें कम से कम 50% इंडियन कंपोनेंट यूज होने चाहिए और 90 से ज़्यादा जेट्स पूरी तरह इंडिया में ही असेंबल किए जाने चाहिए। सुनने में ये मेक इन इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत लगती है, पर सच्चाई ये है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की ये जिद ही किसी वक्त हमारी एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। आज इस वीडियो में हम इस डील के पीछे उस असली कॉर्पोरेट और खुफिया स्ट्रेटेजिक बैटल को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि क्या ये 50% का नियम हमारी ताकत बढ़ा रहा है या हम किसी बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। रूल्स के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स को एक साथ दो एनिमीज यानी चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए फाइटर जेट्स की कुल 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है। पर सच्चाई ये है कि पुराने मिग-21 जेट्स के रिटायर होने की वजह से हमारी ताकत अब घटकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस तक गिर चुकी है, जो पिछले 60 सालों का सबसे निचला स्तर है। पर सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। इन 29 स्क्वाड्रंस में से भी हमेशा कुछ जेट्स रेगुलर मेंटेनेंस और ओवरहॉल के लिए जमीन पर रहते हैं, तो एक्चुअल उड़ने लायक स्क्वाड्रंस सिर्फ 18 से 20 ही बचती है। सोचिए, अगर इसी वक्त चाइना या पाकिस्तान दोनों बॉर्डर पर युद्ध छिड़ जाए, जिसे आर्मी की भाषा में टू फ्रंट वॉर कहते हैं, तो हमारी एयरफोर्स के पास अपने ही बेसिस को कवर करने के लिए जेट्स ही कम पड़ जाएंगे। इसलिए 114 नए जेट्स खरीदना अब कोई लंबा प्लान नहीं, बल्कि आज की सबसे बड़ी इमरजेंसी है। आपको लगता होगा कि हम अपने खुद के बनाए इंडिजीनियस तेजस मार्क 1A जेट से इस कमी को तेजी से पूरा कर लेंगे, पर जून 2026 की ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के पास लगभग 18 से 30 नए तेजस जेट्स के बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हैं, पर वो सब जमीन पर धूल खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेस वक्त पर उनके इंजन डिलीवर नहीं कर पा रही। हालात ये है कि जो छठा इंजन अमेरिका से इंडिया आया, उसमें भी टेस्टिंग के दौरान एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आ गई। ये खराबी इंजन के फेडेक यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम में थी। फेडेक इंजन का डिजिटल दिमाग होता है जो पायलट की स्पीड कंट्रोल को मैनेज करता है। अगर इस दिमाग में ग्लिच आ जाए तो हवा में उड़ते हुए जेट का इंजन अचानक बंद हो सकता है। हालांकि HAL कहता है कि उन्होंने इस दिक्कत को अब ठीक कर दिया है, पर इस फॉरेन सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी ने एयरफोर्स को एक कड़वा रियलिटी चेक दे दिया है। पर ये 114 जेट्स का प्लान इतने सालों से टेंडरिंग स्टेज में अटका क्यों था? इसका सबसे बड़ा कारण है इस डील के नियम बदलना। पुरानी 36 राफेल्स की डील में एक नियम था जिसमें फॉरेन कंपनीज यानी डेसॉल्ट को खरीद का कुछ पैसा वापस इंडिया में इन्वेस्ट करना था, जिसे ऑफसेट कहते हैं। पर डेसॉल्ट ने एक कानूनी लूपहोल का फायदा उठाया। उन्होंने हाई टेक मिलिट्री इंजन की टेक्नोलॉजी देने के बजाय सस्ती सिविल IT और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में पैसा लगाकर अपना कोटा पूरा कर लिया। इसलिए इंडिया की DRDO को कावेरी इंजन के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी मिलनी थी वो कभी मिली ही नहीं। इसलिए सरकार ने इस बार नियम सख्त कर दिए हैं। अब किसी भी फॉरेन कंपनी को छोटी मोटी IT सर्विस खरीदकर अपना कोटा पूरा करने की आज़ादी नहीं है। उन्हें फिजिकली अपनी फैक्ट्री, मशीन्स और टूल्स इंडिया में ही लाने पड़ेंगे और यही जेट्स बनाने पड़ेंगे। इसी नियम के दबाव में आकर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट कदम उठाया गया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा ने अपने ऊपर आसमान छूते हुए कॉर्पोरेट डेब्ट को कम करने के लिए अपनी जॉइंट कंपनी का 2% हिस्सा डेसॉल्ट को करीब 176 करोड़ में बेच दिया। इस डील के बाद डेसॉल्ट 51% हिस्से के साथ नागपुर की इस फैक्ट्री का अकेला बॉस बन गया है। यह लोग अक्सर एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि डेसॉल्ट ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो 114 जेट्स की डील का सीधा इंडियन पार्टनर बन सके, पर सरकार के नियम कहते हैं कि मेन इंडियन पार्टनर का 51% कंट्रोल किसी इंडियन के पास ही होना चाहिए। तो डेसॉल्ट ने ये कंट्रोल क्यों लिया? उन्होंने ये किया ताकि वो अपने पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री पर पूरा कंट्रोल रख सकें। अगर हम नागपुर प्लांट की बैलेंस शीट को गौर से देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डाटा सामने आता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस प्लांट का टोटल टर्नओवर 70 करोड़ के आसपास था। यानी यह कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं था, बल्कि एक छोटी सी इंजीनियरिंग फैसिलिटी थी जिसे डेसॉल्ट ने जानबूझकर अपने एब्सोल्यूट कंट्रोल में लिया है। डेसॉल्ट ये कंट्रोल इसलिए चाहता था क्योंकि बात यहाँ सेफ्टी गारंटी की है। ये कोई छोटा मोटा सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है जो प्रूव करता है कि जेट उड़ने के लिए बिल्कुल सेफ है। अगर कल को इंडिया में बने किसी पार्ट की माइनर गलती की वजह से जेट मिड फ्लाइट में क्रैश हो जाता है तो पूरी दुनिया में बदनामी
कानूनी जिम्मेदारी और हर्जाना डेसॉल्ट को ही भरना पड़ेगा। क्योंकि लायबिलिटी उनकी है, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसका रिजल्ट यह है कि नागपुर की यह फैक्ट्री अब डेसॉल्ट के फैल्कन 2000 बिजनेस जेट्स बनाने का एक बहुत बड़ा हब बन रही है, जहां 2028 तक पहला जेट इंडिया में बनकर निकलेगा। इस लायबिलिटी के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेट का सॉफ्टवेयर। डेसॉल्ट जैसी कंपनीज अपने जेट्स का मेन सॉफ्टवेयर, जिसे सोर्स कोड कहते हैं, उसको अपनी सबसे बड़ी दौलत मानती है। सोर्स कोड मांगना ऐसा ही है जैसे किसी IT कंपनी का मास्टर पासवर्ड मांग लेना। यहाँ डिफेंस फोरम में लोग अक्सर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे देते हैं कि रशियन कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट तो अपने Su-57 जेट्स के लिए 100% सोर्स कोड देने को तैयार है। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ पेपर पर किया गया एक ऑफर है। हिस्ट्री गवाह है कि रशिया ने हमेशा अपनी सबसे डीप टेक्नोलॉजी को होल्ड बैक किया है। ठीक वैसे ही फ्रांस भी अपने जेट्स की सीक्रेट थ्रेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी कभी किसी को नहीं देगा। पर इसके बिना बाहर से आया हुआ जेट हमारे लिए एक बंद डिब्बे जैसा है, जिसमें हम अपनी खुद की बनाई इंडिजिनियस मिसाइल आसानी से फिट ही नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन हमारे देश के नेगोशिएटर्स ने एक नए सिस्टम के रूप में निकाला, जिसे इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट या ICD कहते हैं। अगर जेट का मेन सॉफ्टवेयर मोबाइल का मास्टर पासवर्ड है, तो ये ICD सिस्टम उस मोबाइल के USB पोर्ट जैसा है। हमें उनका मास्टर पासवर्ड जानने या उनका सिस्टम हैक करने की जरूरत ही नहीं है। ये ICD हमें एक आसानी से कनेक्ट होने वाला डिजिटल पोर्ट दे देता है। इसके बिना हमारी अस्त्र मिसाइल राफेल के AESA रेडार से कनेक्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल के मॉडर्न रेडार सिर्फ दुश्मन को देखते ही नहीं है, बल्कि उड़ती हुई मिसाइल्स को लगातार इंस्क्रिप्टेड डाटा भेजकर रास्ता भी दिखाती हैं। अगर डेसॉल्ट अपने सॉफ्टवेयर लॉक रखता, तो रेडार और मिसाइल की भाषा अलग होती और हमारी मिसाइल राफेल पर लगने के बाद भी ब्लाइंड और बेकार हो जाती। आप इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। हमारी एयरफोर्स और DRDO अपने खुद की अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस एडवांस मिसाइल में एक ऐसी पावरफुल मोटर लगी है जो इसे 240 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिराने की ताकत देती है। अभी जून 2026 में इसकी टेस्टिंग हमारे Su-30 MKI जेट से तेजी से चल रही है, पर इस मिसाइल को नए राफेल पर फिट करने का प्लान 2028 का रखा गया है। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक नए 114 जेट्स की MRFA डील साइन नहीं होती और हमें वो USB पोर्ट वाला ICD सिस्टम नहीं मिलता, तब तक डेसॉल्ट वो सॉफ्टवेयर ब्रिज नहीं बनाएगा जो राफेल को हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल से कनेक्ट करेगा। ये सब सुनकर लगता है कि इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर और पार्ट जोड़ने तक ही सीमित है। लोग पूछते हैं कि जब टाटा एडवांस सिस्टम जैसी प्राइवेट कंपनीज बोइंग के अपाचे हेलीकॉप्टर्स और लॉकहीड के C-130J प्लेन्स के फ्यूजलेजेस बनाकर एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो हम पूरा जेट क्यों नहीं बना पाते? HAL भले ही Su-30 MKI जेट्स का 80% हिस्सा इंडिया में जोड़ता हो, पर प्रॉब्लम्स पार्ट को नट बोल्ट से जोड़ने में नहीं है। असली प्रॉब्लम खास मेटल यानी मेटलर्जी को बनाने में है। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर इंडिया ने एक ऐसी लाइन क्रॉस की है जो पूरा गेम बदल देगी, और वह लाइन है एरो इंजन टेक की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ना। DRDO ने आखिरकार इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड टेक्नोलॉजी को परफेक्ट बना लिया है। ये एक ऐसी खास मेटल टेक्नोलॉजी है जो बिना पिघले 1500 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी को भी झेल सकती है। नॉर्मल मेटल्स में लाखों छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जॉइंट्स होते हैं। जब इंजन 15,000 RPM पर घूमता है और इतनी गर्मी होती है, तो ये जॉइंट्स आपस में रगड़कर खिंचने और टूटने लगते हैं, जिसे इंजीनियर्स क्रीप फेलियर कहते हैं। पर DRDO और PTC इंडस्ट्रीज ने इस मेटल को एक सिंगल कंटिन्यूअस क्रिस्टल से ग्रो किया है। इसमें कोई जॉइंट्स नहीं है, इसलिए ये टूट नहीं सकता और इंजन को और ज्यादा थ्रस्ट देता है। इसके साथ ही मिधानी नाम की सरकारी कंपनी ने टाइटेनियम जैसी हैवी मेटल को प्रेस करने वाली अपनी 6000 टन की फोर्ज प्रेस और प्लेट मिल को चालू कर दी है। यह प्रेस जेट इंजन के कंप्रेसर डिस्क और मेन बॉडी का ढांचा बनाती है। टाइटेनियम इतना सख्त मेटल है कि नॉर्मल मशीनों से इसे मोड़ने पर इसके अंदर माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। जब 6000 टन का विशाल दबाव एक साथ पड़ता है, तो टाइटेनियम के मॉलिक्यूल्स एक लाइन में सेट हो जाते हैं। इससे जेट की बॉडी इतनी मजबूत बनती है कि वह हवा में खतरनाक मैन्यूवर्स करते हुए टूटे ना। उन्होंने एक अपना मेटल बैंक भी बनाया है, ताकि कल को अगर दुनिया में कोई युद्ध छिड़ जाए तो विदेशों से आने वाले रॉ मटेरियल पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो और हमारे जेट्स बनने ना रुके। और इसी मेटलर्जिकल ब्रेक थ्रू की वजह से आज फ्रांस बार्गेनिंग टेबल पर दबाव में है। एक तरफ जहां अमेरिकन कंपनी GE ने हमारे नए एमका फाइटर जेट्स प्रोटोटाइप के लिए F414 इंजन का प्राइस 70-80 करोड़ से 3 गुना बढ़ाकर सीधा 200 करोड़ कर दिया है, जिसे वेंडर लॉक इन कहते हैं। अमेरिका जानता है कि इंडिया ने अपने तेजस मार्क 2 और एमका जेट्स का डिजाइन GE इंजन के हिसाब से ही बनाया है। अगर हम अभी इंजन बदलते हैं तो हमें पूरा फाइटर जेट शुरू से रीडिजाइन करना पड़ेगा, जिससे देश 10 साल पीछे चला जाएगा। GE इस मजबूरी का फायदा उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ
फ्रांस की सैफरन कंपनी DRDO के साथ एक 35,000 करोड़ की मेगा डील फाइनल कर रही है। इस डील में सैफरन हमारे नए एमका फाइटर जेट इंजन के सबसे मेन हिस्से यानी हॉट सेक्शन की 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया को देने के लिए राजी हो गई है। यही वजह है कि सैफरन से 100% IP राइट्स खरीदना ही हमारा अकेला और सबसे सही रास्ता बचा है। तो फाइनली अगर हमें सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने का सिस्टम मिल रहा है, लोकल फैक्ट्री लग रही है और खास मेटल बनाना भी हम सीख गए हैं, तो इस डील में ट्रैप कहाँ है? ये ट्रैप है टाइमलाइन पैराडॉक्स। आत्मनिर्भर भारत एक लंबा सफर है, कोई एक दिन का इवेंट नहीं। क्योंकि जेट की सेफ्टी की आखिरी जिम्मेदारी डिसॉल्ट की है, उन्हें इंडिया की हर एक छोटी से बड़ी फैक्ट्री और वेंडर को स्ट्रिक्टली चेक, ऑडिट और पास करना पड़ेगा ताकि वो उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करें। इस चेकिंग एंड पासिंग के प्रोसेस में सालों लग जाते हैं। समझिए, फाइटर जेट में लगने वाले छोटे से छोटे नट बोल्ट या स्क्रू बनाने के लिए भी इंडियन कंपनी को एरोस्पेस क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। हर एक मशीन, केमिकल और रॉ मटेरियल का 18 से 24 महीने तक लंबा ऑडिट होता है। जब इस चेकिंग प्रोसेस को हजारों छोटे छोटे वेंडर पर अप्लाई किया जाता है, तो मेक इन इंडिया रातों रात नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी उलझन ये है कि जिस 50% मेक इन इंडिया रूल को हमारी आगे की एरोस्पेस ताकत बढ़ाने के लिए लाया गया था, वही रूल आज शॉर्ट टर्म में जेट्स बनाने की स्पीड को स्लो कर रहा है। अपने पैरों पर खड़े होने और ताकतवर डिफेंस इंडस्ट्री बनाने का दर्द यही है कि ठीक उस वक्त जब एयरफोर्स के पास जेट्स की कमी सबसे ज्यादा है और हमें जेट्स की तुरंत जरूरत है, हमें उनके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वक्त का ये लंबा इंतजार करके 50% पार्ट्स इंडिया में बनवाने की जिद एयरफोर्स के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए सही स्ट्रेटजी है, या हमारी पहली प्रायोरिटी बाहर से डायरेक्ट जेट्स खरीदकर अपनी एयरफोर्स की ताकत को तुरंत बढ़ाना होनी चाहिए? देखिए, मेरा पर्सनली मानना यह है कि अभी हमें तुरंत जेट्स खरीदकर एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आए दिन धमकियां देता रहता है। इन केस अगर कल को ऑपरेशन सिंदूर फिर से रिज्यूम होता है, देन वी विल नीड अ स्ट्रॉन्गर एयरफोर्स। डेटा के हिसाब से पाकिस्तान की करंट एक्टिव कॉम्बैट स्क्वाड्रंस अराउंड 25 है और इंडिया के पास 29, जिसमें से भी एक्चुअल उड़ने लायक स्क्वाड्रंस सिर्फ 18 से 20 ही है। बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज में जहां इंडिया के चारों तरफ एडवर्सरीज हैं, वहां इंडिया का स्लो सिस्टम कुड बिकम डेंजरसली रिस्की। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली डीप डाइव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।